हम नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक सीख चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन में सारी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ESSA Limited is considering an investment proposal requiring initial investment of rupees 50,000. तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताई गई है 50,000. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years. तो आपको एस्टिमेटेड लाइफ बताई जा रही है 5 years एंड नो सैल्वेज वैल्यू, यानी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है. द कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड. ये डेप्रिसिएशन की बात. तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का तो परसेंटेज तो होती नहीं है. तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. यहाँ टोटल कॉस्ट का मतलब जितने में आपने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी को इंस्टॉल करने में, उसे लाने में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो भी ऐड करने हैं और फिर माइनस स्क्रैप वैल्यू करनी है. उसके बता रहा है कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, मतलब इनकम टैक्स आपको दिया हुआ है 35%. सजेस्ट वेदर दिस इन्वेस्टमेंट बी मेड और नॉट. द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. आपको प्रॉफिट बताया हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन. अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ तो उसका मतलब ये प्रॉफिट क्या है? कैश इनफ्लो है. प्रॉफिट क्या है? कैश इनफ्लो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. अगर आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ तो इसका सिंपल मीनिंग ये कैश इनफ्लो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन बताया था नॉन कैश एक्सपेंसेस है. तो इसलिए अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो इस प्रॉफिट को हम क्या बोल सकते हैं? कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. जबकि हमें क्या चाहिए होता है? कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. तो आपको ईयर 1 का 11,000, ईयर 2 का 20,000, ईयर 3 का 18,000, ईयर 4 का 15,000 और ईयर 5 का 12,000 दिया है. और आपको ये डिफरेंट टेक्निक से आपको ये फर्म को सजेस्ट करना है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू. और आपको पता है 10% डिस्काउंट रेट. ये डिस्काउंट रेट और कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो आपको पता है हम कोई भी टेक्निक यूज करने से पहले हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना होता है. तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो. तो अगर यहाँ देखो तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 दी हुई है, कोई इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, है ना, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं दी हुई, और आपको सीधा बताया ही हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो इसका मतलब उन्होंने ये कैलकुलेट करके दे दिया आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो 50,000. तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब हम कैलकुलेट करेंगे सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स और इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सबसे पहले लेनी है टोटल कॉस्ट. तो आपको पता है हमें सिर्फ यही अमाउंट दिया हुआ है 50,000. तो इसका मतलब ये परचेज ऑफ मशीन होगी 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब सैल्वेज वैल्यू 0, कोई नो सैल्वेज वैल्यू 0. तो 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 5. तो सोल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 10,000. तो डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस कर दोगे और ये पर ईयर है तो हर ईयर 10,000. डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000, 10,000, 8,000, 5,000 और 2,000. अब इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स दिया हुआ है आपको 35%. और ये याद रखना है जब टैक्स कैलकुलेट करोगे इस पे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे. ये जो टैक्स कैलकुलेट होगा किस पे? प्रॉफिट. तो यानी 1,000 का 35% 350, 10,000 का 35% 3,500, 8,000 का 35% 2,800, 5,000 का 35% 1,750, ऐसे 2,000 का 35% 700 और टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे क्योंकि कैश इनफ्लो कुछ नहीं है, जस्ट कैश प्रॉफिट है. तो डेप्रिसिएशन आपने कितना कितना माइनस किया था? आपको पता है 10,000. तो 10,000 एवरी ईयर में दिखा दोगे, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. अब हम कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो. लेकिन आपको पता है टर्मिनल कैश इनफ्लो यहाँ 0 है, यानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू भी 0 है और कोई वर्किंग कैपिटल भी नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ से आपका एक ही कैश इनफ्लो कैलकुलेट होगा सब्सिक्वेंट. अब ये कैलकुलेट करने के बाद ही हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं. अब हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक. नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं.
सबसे पहले आपको ईयर दिखाने हैं, तो आपको पता है हमारे ईयर कितने दिए हुए हैं, 5, राइट। ईयर आप दिखा दोगे 5। उसके बाद दिखाएंगे कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो जो हमने कैलकुलेट किया, ये कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 10,650, 16,500, 15,200, यानी फर्स्ट ईयर के सामने ये दिखाना है, सेकंड ईयर के सामने ये, थर्ड ईयर के सामने ये, फोर्थ ईयर के सामने ये और फिफ्थ ईयर के सामने, तो आप ये दिखा दोगे। उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मैंने कहा था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए आप या तो टेबल यूज कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये हमारा कैश प्रॉफिट है आफ्टर 1 ईयर, फिर ये सेकंड ईयर के बाद, ये थर्ड ईयर के एंड में, ये फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन सब की आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर पता है इसके लिए कितने ईयर आप बैक जाओगे, 1 ईयर बैक जाओगे, इसके लिए आप जाओगे 1 ईयर बैक, 1 ईयर। इसके लिए कितने ईयर बैक जाओगे, 2 ईयर, क्योंकि ये 2 ईयर के बाद हुआ। इसके लिए कितने ईयर बैक जाओगे, 3 ईयर। इसके लिए कितने ईयर बैक जाओगे, 4 ईयर। इसके लिए कितने ईयर बैक जाओगे, 5 ईयर। तो उस हिसाब से आपको देखना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपको पता है ये दिए होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं। और ये जो दी होती है आपको परसेंटेज दी होती है, ये आपको दी होती है परसेंटेज। तो हमें 10% चाहिए, यानी हमें कैसे देखना है, 1 ईयर और हमारी परसेंटेज 0.909, तो दिखा दोगे 0.909। सेकेंड 0.826, क्योंकि इसके लिए 2 ईयर बैक जाना पड़ेगा, इसलिए सेकेंड ईयर में देख रहे हैं 0.826। इसके लिए 3 ईयर बैक जाना पड़ेगा, इसलिए थर्ड ईयर का देखेंगे 0.751। ऐसे फोर्थ ईयर के लिए 4 ईयर बैक जाना पड़ेगा, तो इसलिए फोर्थ ईयर का देखेंगे 0.621, 683 सॉरी, और ये 5 ईयर का था 0.621। आप इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेटर पे 100 लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय जितनी परसेंटेज है, 10% है इसलिए 110, 15% है तो 115, 20% है तो 120। सोल्व करिए, 100 डिवाइडेड बाय 110, तो सोल्व करते हो तो यह आता है 0.909090। आपको सिर्फ 4 डिजिट लेने होते हैं और उसमें से सिर्फ लेनी आपको 3 है। 4 इसलिए क्योंकि अगर 4 की डिजिट की वैल्यू 5 या मोर देन 5 है तो यहां से 1 और इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पे आपको पता है हमारी जो 4 डिजिट की वैल्यू वो 5 से कम है, इसलिए क्या रहेगा 0.909। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, सेकंड की कैलकुलेट करने के लिए इसी के आगे इक्वल दबाया था, उसी के आगे अब इनटू दबाइए, इनटू को मल्टीप्लाई का बटन दबाइए और फिर इक्वल का बटन दबाइए, मल्टीप्लाई दबाइए और इक्वल का बटन दबाइए, तो यह आया था 0.82644, लेकिन हम सिर्फ 4 डिजिट ही ले रहे हैं। अब आपको पता है 5 से कम है ना, तो इसलिए यही आ जाएगा 0.826। जब थर्ड ईयर का निकालोगे अब इनटू का मल्टीप्लाई का बटन नहीं दबाना, अब सिर्फ इक्वल का बटन दबाना है, सिर्फ इक्वल का। तो यह आया था 0.7513। तो आपको पता है ये 5 से कम है ना, तो इसलिए 0.751। ऐसा अगर मुझे फोर्थ ईयर का कैलकुलेट करना है तो सिर्फ इक्वल का बटन दबाना है, तो ये 0.6830। तो अभी भी देखिए फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ जो डिजिट है यहाँ भी लेस देन 5 है, तो 683, फिर इक्वल का बटन दबाइए, तो ये 5, तो ये आ रहा है 0.6209। अब आपको पता है 5 से ज्यादा आ रहा है ना, तो इसलिए 620 नहीं 621। तो कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, पहले आप 100 ही लोगे, चाहे कोई भी परसेंटेज हो, डिवाइड किससे करना है, जो आपको परसेंटेज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। 10% निकालना है तो 110, 15% निकालना है तो 115, मान लीजिए अगर 5% निकालना है तो 105। सोल्व करोगे 1 ईयर का आ जाएगा। अब सेकंड ईयर का निकालने के लिए आपको इनटू दबाना है, पहले मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, फिर इक्वल का बटन दबाना है। थर्ड ईयर के लिए बस फिर इक्वल का बटन दबाना है, फोर्थ ईयर के लिए फिर इक्वल का बटन, 5 ईयर के लिए फिर इक्वल का बटन। कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल करोगे तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो की। इनका टोटल करोगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो की 50,792।
एनपीवी का क्या फॉर्मूला लगाते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसमें से माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 50,000, तो माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आपकी कहलाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू 792। सबको क्लियर है? अब इसका फिर डिसीजन लेंगे। अब आपको पता है एनपीवी आपकी पॉजिटिव आई है ना, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव आती थी तो हम क्या करते थे, हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते थे। अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ एनपीवी आप मोर देन जीरो आ जाए, एक ही बात है, पॉजिटिव कह लीजिए या मोर देन जीरो कह लीजिए, एक ही बात है। तो हम लिख देंगे सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव इट इज रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट। और अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है फिर हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ एनपीवी लेस देन जीरो। और अगर एनपीवी जीरो आ जाए, चाहे तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो हमने ये फर्स्ट मेथड कर लिया एनपीवी। अब हम सेकंड कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंट रेट। और ये डिस्काउंट रेट और कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो डिस्काउंट रेट दिए होते हैं, इसको डिस्काउंट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, सब एक ही बात है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बताइए, यही जो आपने एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो उसको डिवाइड कर देंगे 50,792 डिवाइडेड बाय 50,000, सोल्व किया 1.0158। अगर आपको अगर एनपीवी कैलकुलेट करना आता है तो आप कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इसका डिसीजन तो ऐसे लेते हैं एनपीवी का, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर ये मोर देन 1 है तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर ये मोर देन 1 है तो इसे आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ हमारा आंसर जो है मोर देन 1 है, तो हम लिखेंगे सिंस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर ये लेस देन 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आ जाए तो क्या करोगे, आप चाहिए एक्सेप्ट कर लीजिए, आप चाहे तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। हम थर्ड कर रहे हैं पे बैक पीरियड। पता है पे बैक पीरियड के लिए कोई डिस्काउंट रेट नहीं चाहिए होता है, इसलिए गिवन भी नहीं है। हमें पे बैक पीरियड के लिए कोई डिस्काउंट रेट नहीं चाहिए होता क्योंकि इसमें यूज ही नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक भी है। पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको जो स्टेटमेंट बनानी है वो 3 कॉलम की बनानी है, जिसमें पहला ईयर्स, फिर कैश इनफ्लो, फिर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ईयर्स आपको मालूम है 5 दिए हुए हैं और कैश इनफ्लो यहां से, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कैपिटल बजट टेक्निक कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, उसके बाद टर्मिनल कैश, उसके बाद ही टेक्निक यूज हो सकती है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम टेक्निक को सीख रहे हैं। पे बैक पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो 10,650, 16,500 यही हम नोट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। तो पहला तो कितना आ जाएगा 10,650। अब इस 10,650 में 16,500 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 27,150। इसमें 27,150 में 15,200 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 42,350। उसके बाद ऐसे ही 42,350 में 13,250 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाता है 55,600। और फिर 55,600 में 11,300 ऐड कर दीजिए तो यह आता है 66,900। पेबैक पीरियड का मीनिंग क्या है, यानी आपको प्रोजेक्ट आपका पैसा कब वापस पे कर देगा, इसलिए बोला गया पे बैक। यानी आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो इसमें 50,000, तो आपको कितने सालों में 50,000 रुपीज वापस मिल जाएगा। यानी हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 50,000, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 50,000, तो हमें ये 50,000 कितने टाइम में वापस मिलेगा। अब हम इस बात को समझने वाले हैं। पहले साल में हमें कितना मिल गया
10,650। सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते हमको कितना मिल गया? 27,150। थर्ड ईयर के एंड तक आते आते कितना मिल गया? 42,350। फोर्थ ईयर के एंड तक आते आते 55,600। वन ईयर के एंड तक मुझे मिला 10,650। सेकेंड ईयर के एंड में मिला मुझे 27,150, यानी आ गया मेरे पास। थर्ड ईयर में 42,350 और फोर्थ ईयर में 55,600। यानी इसका मतलब टाइम 3 साल से ज़्यादा लगा, है ना, क्योंकि 3 साल तक मेरे पास कितना कैशबैक आ गया? 42,350, जबकि मैंने लगाया कितना हुआ है? 50,000। तो मुझे तो 50,000 कैशबैक चाहिए, लेकिन अगर मैं 4 ईयर के एंड तक बोलूं तो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में, है ना, 3 और 4 के बीच में कहीं ये पैसा 50,000 आ गया। यानी 3 ईयर तो पक्के हैं ही है, यानी 3 तो प्लस आना ही आना है ना। तो यानी पे बैक पीरियड में लिखेंगे हम 3, वो तो पक्के हैं, प्लस कुछ टाइम और, क्योंकि 3 ईयर में पूरा पैसा नहीं आया। कितना आया? आना कितना चाहिए था? 50,000, लेकिन 3 ईयर्स में अभी तक कितना आया? 42,350। तो 3 तो है ही है, प्लस कुछ टाइम हो रहा है। अब कुछ टाइम कितना हो रहा है आपको पता है? 50,000 में से कितना आ चुका है? 42,350 आ चुका है। 50,000 में से 42,350 आ चुका है, तो बैलेंस कितना बच गया? 7,650, यानी 7,650 और चाहिए, तो प्लस 7,650। अब आपको पता है इस साल टोटल आना कितना है? इस साल फोर्थ ईयर के, तो फोर्थ ईयर में आपको टोटल आना कितना है? 13,250। फोर्थ ईयर के टोटल में, ये पूरा टोटल फोर्थ ईयर यहां लिख देते हैं। फोर्थ ईयर में टोटल आना कितना है? 13,250। तो उस 13,250 में से मुझे कितना चाहिए? 7,650। तो डिवाइड कर देंगे, यानी पूरा इस ईयर में आना 13,250 है और हमें उसमें से कितना चाहिए? 7,650। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि यानी ये 55,600 मैंने ईयर के एंड में कमाया है। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूँ, यहां से लेते हैं, 1 ईयर के एंड में मुझे कैश प्रॉफिट हुआ 10,650। ये पूरे साल धीरे धीरे हो रहा होगा या एकदम आ गया होगा साल के एंड में, ईयर के एंड में एकदम आ गया होगा 10,000? नहीं, हर साल थोड़ा थोड़ा आप सेल करते जा रहे हो, पैसे आ रहे हैं। हम तो ईयर एंड में कैलकुलेट कर दें, क्योंकि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैश इनफ्लो और कुछ नहीं होता, कैश प्रॉफिट होता है। तो वो हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल 10,650, यानी 27,150 टोटल बना। इसको मिलाकर इस साल सेकेंड ईयर में आया कितना? 16,050। तो हर साल हर रोज थोड़ी थोड़ी सेल होती जा रही होगी, तो टोटल कैश आ रहा होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं, हाँ, यहां तक आते आते तो हमारे पास कितना टाइम लग गया? 55,600। यानी अगर मेरा आउटफ्लो 55,600 होता तो मैं सीधा ही बोल देता मेरा पे बैक पीरियड कितना है? 4 ईयर्स है। लेकिन आपको मालूम है हमारा पे जो कैश आउटफ्लो है वो 50,000 है। तो इसका मतलब 50,000 तक आने आने में, यानी यहाँ 42,350 है, तो थोड़े से मंथ और लगे होंगे। 3 ईयर्स तो पक्के हैं, प्लस कुछ मंथ्स और लगे होंगे, पूरा ईयर नहीं लगा, क्योंकि अगर पूरा ईयर लगा दोगे तो 55,600 बन जाएगा, जबकि हमने पे बैक हमें कितना चाहिए? 50,000। हमने देखा कि पूरे साल में आपको कितना मिला? 13,250। हमें उसमें से कितना चाहिए? 7,650। तो इसको सोल्व कर दीजिए, 3 + 0.577, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 3.58 ईयर्स। ये 58 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने थर्ड डिजिट 7 है ना, तो 5 या मोर देन 5 है तो इंक्रीज कर देते हैं ना 1 वैल्यू, तो 3.58 ईयर्स। यानी इसका मतलब हमें पे बैक पीरियड, यानी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें हमें कितने ईयर्स में पैसा हमें वापस मिल जाएगा? 3.58 ईयर्स में। अब बात डिसीजन की करें, तो इसमें डिसीजन जो लिया जाता है ना, वो आपको बताया होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए हम कहते हैं 3 ईयर्स में उनको पैसा वापस चाहिए, यानी आपको पैसा कितने ईयर्स में वापस चाहिए? वो कहते हैं कि हमें 3 ईयर्स में वापस चाहिए, कि हमारा पैसा 3 ईयर्स में पे बैक हो जाना चाहिए, जबकि ये कितना टाइम लगा रहा है? 3.58 ईयर्स। तो आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। आप प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। अगर हम ये कहें, उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि 4 ईयर्स में पैसा वापस आ जाए, और जबकि ये टाइम कितने ईयर में वापस आ रहा है? 3.58, यानी
उसका मतलब होता है अप टू 4 ईयर्स तक वापस आ जाए। तो यानी 4 ईयर्स है तो भी एक्सेप्ट कर लोगे, 4 ईयर से कम है तो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये इसका डिसीजन रूल हो गया। एक्सेप्ट कर लीजिए प्रोजेक्ट इफ पेबैक पीरियड इज लेस देन है या इक्वल है जितना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड है। यानी अगर हम कहते हैं मान लीजिए ये है 3 ईयर्स है, तो हमारा जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड कितना है 3 ईयर्स है। अगर 3 ईयर्स है तो आपको पता है हमारी सिचुएशन इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो 3 ईयर्स है और हमारा जो पेबैक पीरियड आया वो क्या आया, मोर देन आया। हमारा जो पेबैक पीरियड आया वो क्या आया, मोर देन आया। तो हम क्या कर देंगे, इस केस में रिजेक्ट कर देंगे। ये 3 ईयर्स क्या है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड, वही बता रहा था ना, अप टू मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। जबकि आया कितना आपका पेबैक पीरियड 3.58, तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और अगर मान लो मैं कहता हूं हमारा 4 ईयर्स है, फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि हमारा जो पेबैक पीरियड आया वो कितना आया 3.58 से लेस देन है। 4 ईयर भी आया होता यहां पर तो भी हम क्या कर लेते, इस केस में क्या कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते। तो इसलिए इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो हमने ये थर्ड भी कर लिया, फर्स्ट भी हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ में, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में हम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इग्नोर करते थे ना, यहां इसको लेना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को। और अगर आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लेना है तो हमें फिर क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपको जो 10% दिया हुआ है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और आपको पता है हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है एनपीवी में। तो इसका मतलब इस प्रेजेंट वैल्यू को लेना है। यानी जब हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया तो यहां हमने कैश इनफ्लो लिए थे ना, अब कैश इनफ्लो नहीं लेना, अब क्या लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। इस तरह से, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी खाली पे बैक पीरियड है तो आप क्या ले रहे हो, कैश इनफ्लो ले रहे हो। अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है तो इसका मतलब आपको क्या लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी ली हुई है तो हम वहीं से यूज कर रहे हैं, 96811369 11,415। जैसे हमने यहाँ कैश इनफ्लो की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट की, बिल्कुल वैसे ही यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कितना आ जाएगा 9,681, फिर उसमें ऐड करेंगे 9,681 में 13,629, तो आता है 23,310। फिर 23,310 में हम ऐड करेंगे 11,415, तो यह आता है 34,725। ऐसे कंटिन्यू आप ऐड करते जाओगे तो ये आपकी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यानी 34,725 में ये ऐड किया तो आ गया 43,775, फिर ये ऐड किया तो 50,792। कैश आउटफ्लो जो हमारा है वो है 50,000, जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो है 50,000। तो ये कितनी ईयर में पे बैक हो जाएगा, फिर से वही बात जो इसमें कंपटीशन में पे बैक पीरियड में की थी, वही चीज अब किस में करनी है आपको, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। तो आपको पता है 4 ईयर तक 43,775 रुपीज आ गए, तो 4 ईयर से तो ज्यादा लगेंगे लेकिन 5 ईयर से कम, क्योंकि 5 ईयर के एंड तक आते आते कितना आ गया 50,792। तो इसका मतलब 4 ईयर तो पक्के हैं, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है 4 ईयर पक्के हैं प्लस 50,000 में से कितना आ गया 4 ईयर के एंड तक 43,775। तो इसका मतलब आपको और कितनी वैल्यू चाहिए 6,225। तो लिखेंगे 6,225। अब इस ईयर आना कितना है, यानी हमें तो चाहिए और कितना 6,225, लेकिन 5th ईयर में आना कितना है 7017, तो डिवाइडेड बाय 7017, तो सोल्व कर दीजिए। तो 4 प्लस आ जाएगा 0.887, 887 है इसलिए 4.89 ईयर्स। एक्सेप्ट कर लीजिए प्रोजेक्ट अगर पे बैक पीरियड लेस देन या इक्वल है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड से। रिजेक्ट कर दीजिए प्रोजेक्ट इफ पे बैक पीरियड मोर देन है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। हाँ, एक बात और भी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में हम ऑलरेडी एनपीवी कैलकुलेट कर चुके थे, इसलिए हमने वहां से प्रेजेंट वैल्यू ले ली। मान लो क्वेश्चन में एनपीवी आपने कैलकुलेट ही नहीं करनी, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मेट फिर ऐसे बनेगा, यानी पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
यानी हमने तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू सीधा कहाँ से ले ली, एनपीवी से। जहाँ हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया वही वैल्यूज उठा ली। अगर क्वेश्चन में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट ही ना किया होता, हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, तो हम फिर ये जो फॉर्मेट है आपका ऐसे बनेगा, यानी पहले आप ईयर्स दिखाओगे, फिर कैश इनफ्लो दिखाओगे, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, फिर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट। सबको क्लियर है पहले यहाँ तक? यानी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से बनाना है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी तो हमने सीधा ये ले ली। तो अब हम फर्स्ट 4 कर चुके हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको समझने के लिए हम फिर से बात कर रहे हैं एनपीवी की। पता है एनपीवी 10% डिस्काउंट रेट है, और मैंने आपको बताया डिस्काउंट रेट और कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यानी मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, यानी 10% तो मुझे पे करना ही करना है। तभी हम बोलते हैं कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हम यही बोलते हैं ना, एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका मतलब यानी आपको कुछ बच रहा है, इसको बात ये 792 रुपीज आपको बच रहे हैं, यानी आप कैश इनफ्लो यानी कैश प्रॉफिट का आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये क्या आपकी रिवेन्यू, ये आपकी रिवेन्यू है, और जो कैश आउटफ्लो है वो आपकी क्या है, कॉस्ट है। तो इसका मतलब आपको 792 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है ना, कैश प्रॉफिट। तभी तो हम बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए अगर एनपीवी मोर देन 0 है, यानी कुछ बच रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसलिए बोलते हैं 0 है, आप चाहे आपकी मर्जी आप एक्सेप्ट भी कर लीजिए, आपकी मर्जी आप रिजेक्ट भी कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कुछ लॉस भी नहीं हो रहा, अगर मैं यहां एनपीवी मेरी 0 आ जाती है, एनपीवी मेरी 0 आ जाती है, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कोई लॉस भी नहीं हो रहा, तो इसलिए चाहूं तो मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं और चाहूं तो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव आ रही है यानी 0 से कम आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब मुझे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, मुझे तो उल्टा लॉस हो रहा है। तो उसे मुझे प्रपोजल को, उस प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितने परसेंट है, 10% है। अब सोचो जरा एनपीवी कब पॉजिटिव बचता होगा, एनपीवी कब पॉजिटिव बचता होगा, जब आप उससे ज्यादा कमा रहे हो या उससे कम कमा रहे हो। आप खुद सोचो कि अगर मुझे एनपीवी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूं, तभी मेरा पॉजिटिव आ रहा है ना। यानी अगर 10% से मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और अगर मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, मोर देन, अगर मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा एनपीवी क्या होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। 11% कमा रहा हूं, पॉजिटिव होगा। 12% कमा रहा हूं, पॉजिटिव होगा। 15% कमा रहा हूं, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट 10% है और मैं कमा उससे ज्यादा रहा हूं, तो नेचुरली एनपीवी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं उससे कम कमा रहा हूं तो मेरा एनपीवी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मैं कमा 9% रहा हूं जबकि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। 8% कमा रहा हूं, नेगेटिव आने वाला है। पहले आपको इस बात को समझना जरूरी होना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। यानी अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, तो इसका मतलब एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर मैं 9% या 8% कमा रहा हूं और जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो एनपीवी क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और हम कमा रहे हैं 8% है। अब आपको बताना है हमारी एनपीवी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है और हम कमा 8% रहे हैं, तो एनपीवी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बिल्कुल सही। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है और हम कमा कितने परसेंट रहे हैं, 17%, तो इसका मतलब हम 2% ज्यादा कमा रहे हैं ना, तो इसका मतलब एनपीवी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है और हम कमा सिर्फ 16% रहे हैं, तो कम कमा रहे हैं ना, यानी हमें पे ज्यादा करना पड़ रहा है और मिल कम रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगी, एनपीवी नेगेटिव आएगी। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ जाओगे कहां एनपीवी पॉजिटिव होगी, कहां एनपीवी नेगेटिव होगी, तभी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
कैसे? अब ध्यान से सुनिए। हमने कहा 10% डिस्काउंट रेट है, यानी 10% से ज़्यादा मिल रहा है तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। वो 10% से ज़्यादा मिल रहा है हम तभी एक्सेप्ट करेंगे। हम कितने परसेंट मिल रहा है ये तो पता चल गया, 10% से ज़्यादा मिल रहा है, कितने परसेंट मिल रहा है, कितने परसेंट। अगर मैं वो जानना चाहता हूं, मुझे ये तो पता चल गया कि यहां मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूं, कितने परसेंट। अगर मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये तो बता देता है कि आप 10% से ज्यादा कमा रहे हो, कितने परसेंट कमा रहे हो ये तो नहीं बताता। 11% कमा रहे हो, 12% कमा रहे हो, 13% कमा रहे हो, 15% कमा रहे हो, 20% कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कितने परसेंट नहीं, बस हमें ये मालूम होता है कि हम इसमें 10% से ज्यादा कमा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो। अगर मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कितने परसेंट कमा रहा हूं, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मेरी एनपीवी पॉजिटिव है, और एनपीवी तभी पॉजिटिव होती है जब आप उससे ज्यादा कमा रहे हो। तो इसका मतलब मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूं, है ना, मोर देन 10%। एनपीवी नेगेटिव कम होगी जब मैं पीछे जाऊंगा या मैं आगे जाऊंगा। अब आपको इस बात को समझना है, तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं। अगर मैं एनपीवी नेगेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पता है मुझे पीछे नहीं जाना। अगर मैं 10% से ज्यादा अर्न कर रहा हूं तो इसका मतलब वो 9% पे भी पॉजिटिव आएगी, 8% पे भी पॉजिटिव आएगी, 7% पे भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मैं 10% से ज्यादा अर्न कर रहा हूं। मान लीजिए जब मैंने 11% पे एनपीवी कैलकुलेट की तो मेरी एनपीवी नेगेटिव हो गई। जब मैंने एनपीवी 11% पे कैलकुलेट की तो मेरी एनपीवी नेगेटिव हो गई। इसका मतलब मैं 10% से तो ज्यादा कमा रहा हूं, लेकिन किससे कम कमा रहा हूं? 11% से कम कमा रहा हूं। इसका मतलब मैं मोर देन 10% बट लेस देन 11%। 7% पे भी पॉजिटिव आएगी, 8% पे भी पॉजिटिव आई, 9% पे भी पॉजिटिव आ रही है, 10% पे भी पॉजिटिव आ रही है। लेकिन जब मैंने 11% कैलकुलेट की ये नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब मैं मोर देन 10% बट लेस देन 11%। अगर मैं 12% पे कैलकुलेट करूंगा तो जब 11% पे ही नेगेटिव आई है तो 12% पे भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैं तो 11% से कम अर्न कर रहा हूं। 13% पे वहां पर भी आपकी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अच्छा 2 मिनट के लिए मान लीजिए एनपीवी 10% पे जीरो आई। मान लीजिए मेरी एनपीवी 10% पे जीरो आई। इसका क्या मतलब है? एनपीवी मेरी 10% पे आई जीरो, इसका मतलब हम 10% अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हम कितने परसेंट अर्न कर रहे हैं? 10%। यानी जहां एनपीवी जीरो हो जाती है इसका मतलब हम इतने परसेंट अर्न कर रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कितने परसेंट अर्न कर रहा हूं तो मुझे वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी जहां एनपीवी क्या है? जीरो हो जाती है। यानी अगर मुझे ये जानना है कि मैं कितने परसेंट अर्न कर रहा हूं तो मुझे वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी जहां एनपीवी जीरो हो जाती है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल वे क्या है? आप 2 परसेंटेज लीजिए जहां एनपीवी पॉजिटिव हो और एनपीवी नेगेटिव हो। यानी आपको 2 परसेंटेज लेनी है जहां एनपीवी पॉजिटिव है और एनपीवी नेगेटिव है, 2 परसेंटेज। ये दो वो लेनी है जो पास पास है। जैसे 10% पे भी पॉजिटिव है, 11% पे नेगेटिव है, तो आप 10 और 11% ले सकते हो। आप 10 और 12% भी ले सकते हो, लेकिन आप 7 और 13% नहीं ले सकते, क्योंकि एक्यूरेट आंसर तभी आएगा जब ये जितनी पास की है। और जो प्रेफर किए जाते हैं 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट रेट, तो एक 10% और एक 11%। ये 2% तक आप डिफरेंस ले सकते हो, यानी आप चाहो तो 10 और 12 का लोगे तो वो भी सही माना जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि वो आंसर फिर एक्यूरेट नहीं होगा। वो 2% के बीच में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको समझाता हूँ। यानी हमें ये तो पता चल गया कि अगर 10% पे पॉजिटिव आ रहा है और मान लीजिए 11% पे नेगेटिव आ रहा है तो हमें ये 2 लेनी है, या अगर 12% पे नेगेटिव आ रहा है तो ये 10 और 12 भी ले लोगे। अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तो आप 2% तक प्रेफर कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको आंसर एकदम एक्यूरेट निकालना है तो आप 2% से ज़्यादा प्रेफर मत कीजिए।
अब वो फॉर्मूला क्या है, हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए समझते हैं कि 10 और 11 के बीच में आएगा तो कौन सी परसेंटेज होगी, अब हमें ये समझना है। तो एक तो हम 10 ले रहे हैं, अब दूसरी हमें मालूम है 10 से ज्यादा लेनी है। एक तो हम 10 ले रहे हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक तो हमने 10% ले ली, अब दूसरी परसेंटेज कौन सी लेंगे ये अब हमें डिसाइड करना है। हम ले लेते हैं मान लीजिए 11%। अब 11% की आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 10% के लिए कैलकुलेट की, यानी फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट करनी है। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले तो 100 लेना है, फिर डिवाइड किससे कर देना है, 111 से, तो ये फर्स्ट की आ जाएगी। सेकंड की जब कैलकुलेट करोगे जो आपका आंसर आया हुआ है उसी को आगे कंटिन्यू इनटू और इक्वल दबा दीजिए, फिर थर्ड में इक्वल, फोर्थ में इक्वल, ऐसे फिफ्थ में भी इक्वल। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, फिर इन सबका टोटल कर लीजिए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। अब उसमें से लेस कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जो हमें मालूम है कितनी है 50,000, तो ये आपकी एनपीवी आ गई 462 और ये माइनस में आई है, इसलिए ब्रैकेट लगाई हुई है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब हम इस बात को समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे आईआर कैलकुलेट करने के लिए, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। सबसे पहले लोअर रेट, अब आपको पता है लोअर रेट कितनी है, 10 है, तो यहां लिखोगे 10। एनपीवी एट लोअर रेट आपको पता है कितनी है 792, फिर एनपीवी एट लोअर रेट फिर 792 माइनस, और आपको पता है ये भी माइनस में, अब हायर रेट 462, तो आपको पता है ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और डिफरेंस इन रेट आपको पता है डिफरेंस कितना है 11% और 10%, तो 1 इंटू 1, तो 792 और 462 प्लस हो जाएगा तो आएगा 1254, और 792 इंटू 1 792। अगर मान लो यहाँ डिफरेंस होता 12 और ये 10 होता तो यहाँ डिफरेंस इन रेट 2 आ रहा होता, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते 792 इंटू 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा 10 में ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 10.63%, यानी हम अप्रोक्सीमेट कितना कमा रहे हैं 10.63%, इसलिए 10% पे पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन 11% पे नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि उससे कम अर्न कर रहे हैं। अब डिसीजन कैसे लेते हैं, सिंपल, अगर प्रोजेक्ट IRR मोर देन के है, देखो फिर से वही रूल आ गया ना, बात वही है, बस कहने का तरीका। अगर 11% आप 10.63% कमा रहे हो तो 10% से ज़्यादा ही है ना, तो इसका मतलब क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आपकी IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रही है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, आप उतना भी नहीं कमा पा रहे तो उसका आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, लॉस होने वाला है, तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाई इंटरनल रेट के लिए आपको हमेशा के गिवन होगा, के मतलब वही रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात है, गिवन होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में गिवन नहीं होता क्योंकि हमें 2 एनपीवी लेनी होती है। यह मॉडिफाई किया गया, इसमें कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ये नया बनाया गया मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR रेट में ड्रॉबैक होता है री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन रेट। इस ड्रॉबैक को की वजह से मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन रेट हम आने वाले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। मॉडिफाई इंटरनल रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल 4 कॉलम बनाने हैं, जिसमें से पहला कॉलम तो ईयर का होगा, सेकंड कॉलम में आपका कैश इनफ्लो, थर्ड कॉलम में अब आपको चाहिए होता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ये ध्यान से सुनना जरा, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर वो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। पता है यहां हमें कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जो करना है वो टर्मिनल वैल्यू तक करना है, मतलब हर ईयर की जो आपको वैल्यू है उसको एंड तक लेके जाना है, यानी सबको कहां तक लेके आना है, 5th ईयर के एंड तक। यानी अगर मुझे इसको 5th ईयर के एंड तक लेके जाना है, इसका मतलब मुझे कितने ईयर फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 1 2 3 4,
क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ, मुझे फिफ्थ ईयर के एंड तक जाना था, यानी मुझे कंपाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कितने ईयर आगे कैलकुलेट करनी है, 1 2 3 4, यानी 4 ईयर आगे। ऐसे जब मुझे इसकी कैलकुलेट करनी है तो उसका मतलब कितने ईयर मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 3 ईयर्स। ऐसे जब इसकी कैलकुलेट करनी है 2 ईयर, और जब मुझे इसकी कैलकुलेट करनी है 1 ईयर, ये तो ऑलरेडी फिफ्थ ईयर के एंड में है, तो इसके लिए मुझे कितने ईयर आगे जाना है, 0, क्योंकि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आप कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर पाओगे। यानी कितने ईयर फॉरवर्ड करना है, यानी ये सब किस पे आ रहे हैं, फिफ्थ ईयर पे, ये सब किस पे आ रहे हैं, फिफ्थ ईयर पे। तो हमें पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और पहले वाले के लिए हमें जो नंबर ऑफ ईयर देखने हैं 4। 0 के आपको क्वेश्चन में जो टेबल में वैल्यू गिवन नहीं होती कुछ बुक्स में, आपको मालूम होनी चाहिए 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो पहले हम इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, 10% कंपाउंड वैल्यू फैक्टर में 4, और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर के लिए आपको टेबल कौन सा देखना पड़ता है, A1। 4 टेबल होते हैं ना, टाइम वैल्यू मनी में भी समझाया था, तो यह देखो A1, आपको पता है पहले के लिए 4 ईयर्स, तो ये रहा 4 ईयर्स, परसेंटेज 10, तो ये 1 2 3 4, तो 1.464, तो आप लिखोगे यहां पर 1.464। अगले के लिए आपको पता है थर्ड ईयर वाला देखना है, तो 10% के लिए थर्ड ईयर वाला 1.331, ऐसे फिर सेकेंड ईयर के लिए 1.210, आगे 1 ईयर के लिए 1.100। 0 का नहीं दिया होता कुछ में, जैसे यहाँ देखो 0 का नहीं दिया हो, 1 से स्टार्ट है, तो 0 का हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि 0 का 1 होता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर वो कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि फिर ये आपको हेल्प करेगा। कैलकुलेट करने का पता, वहां पहले जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते तो पहले 100 लेते थे ना, अब उसको रिवर्स करना है, पहले परसेंटेज लेनी है, कितनी है, अगर मुझे फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है तो 110 डिवाइडेड बाय 100, तो आ रहा है 1.1। हम 3 डिजिट तक लेते हैं, इसलिए 2 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब ये 1 ईयर का है, तो ये देखो यहाँ लेना है, यहाँ नहीं लेना, क्योंकि 1 ईयर का यहाँ चाहिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या करते हैं, इनटू करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो आता है 1.21। थर्ड ईयर के लिए इनटू नहीं करना, अब मल्टीप्लाई नहीं का बटन दबाना, आपको सीधा इक्वल का बटन दबाना है, यानी सेकंड ईयर के लिए पहले मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, फिर इक्वल का। थर्ड ईयर के लिए सीधा इक्वल का, तो दबाइए इक्वल का, कितना आता है 1.331। फिर हमें चाहिए फोर्थ ईयर का, इनटू नहीं दबाना, ध्यान रखना, इक्वल दबाना है, तो आता है 1.4641। 4 डिजिट देखना होता है, लेकिन आपको पता है 5 से कम है, तो 1.464, इसका तो 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। अब टर्मिनल वैल्यू का टोटल कर लीजिए, तो ये टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी ऑफ कैश इनफ्लो, इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब इसका फॉर्मूला ध्यान सुनिए, इनिशियल कैश ऑफ आउटफ्लो 1 + r पावर n इज इक्वल टू टोटल टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसका मतलब होता है कि आपका जितना इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो आपको पता है कितना है, 50,000। 1 + r, r आपको पता कितना है 10%, n कितने है, इज इक्वल टू टोटल, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो इसको पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, ये फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहां मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड करोगे तो आ गया 1.63642। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए और उसमें वैल्यू लिखिए 1.63642। उसके बाद आपने अंडर रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स, अंडर रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स, तो दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको कैलकुलेटर में ये वैल्यू नजर आ रही होगी 1.0001224। आगे भी है लेकिन मैच हो रही है सबकी। अब क्या करना है, अब इसमें से -1 कर देना है, तो आप -1 कर दीजिए
इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप तो ये था आपको, अब सेकंड स्टेप -1 कर दीजिए और इक्वल दबा दीजिए, -1 कीजिए और इक्वल दबा दीजिए। उसके बाद आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, कितने ईयर्स हैं 5, यानी डिवाइड करना है आपको n से, n कह दीजिए या ईयर्स कह दीजिए, डिवाइड बाय ईयर्स कर दिया। उसके बाद अब आपको वापस +1 करना है और फिर इक्वल दबाना है, तो +1 कर दीजिए और इक्वल दबा दीजिए। जब +1 करोगे इक्वल दबाओगे तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 1.4 टाइम्स 0 240। अब क्या करना है, इसके बाद 12 टाइम्स, यानी इस वैल्यू को आगे अब कंटिन्यू क्या करना है, इनटू और 12 इनटू और इक्वल दबाना है 12 टाइम्स हर बार, यानी पहले इनटू दबाइए फिर इक्वल दबाइए 1 टाइम हो गया, फिर दोबारा दबाइए इनटू इक्वल 2 टाइम्स, ऐसे 12 टाइम्स करना है। हाँ जी, जब आपने 12 टाइम्स दबा लिया तो अब आपका आंसर आ रहा होगा 1.4 डिजिट तक ले लीजिए, सफिशिएंट है। तो ये आ गया हमारा 1 + R 1.1035। अब 1 इसमें से माइनस कर दी, परसेंटेज में बताना होता तो इनटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10.35%। ये आपका था मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, इसका डिसीजन रूल भी वही सेम, एक्सेप्ट कर लीजिए प्रोजेक्ट इफ MIR मोर देन K था, यानी कॉस्ट K मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और रिजेक्ट कर दीजिए प्रोजेक्ट इफ MIR लेस देन K, सेम बिल्कुल वैसे ही IRR की तरह। अब हम लास्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये हमें चाहिए होती है फर्स्ट 6 मेथड के लिए, और ना हमें कैश इनफ्लो चाहिए होती है। यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए ना तो आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो चाहिए, ना आपको सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो चाहिए। पता है, बस ये टेबल फिर भी बनेगा, बस कहां तक कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। कहां तक कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। स्टार्टिंग में ही बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। और मैंने बताया था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसके ऊपर बेस है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो हमारे सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमने तो कैलकुलेट किया हुआ यहां तक, तो इसलिए मैं बाकी हटा रहा हूं, सिर्फ उसी को ले रहे हैं। हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो नहीं चाहिए था, उसको हटा दिया। उसमें से हमने यानी वही चीज यूज की है, लेकिन कहां तक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इन सब प्रॉफिट का टोटल कीजिए, कितने ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपने निकाल लिया। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। आपको मालूम है यहाँ सिर्फ इनिशियल कॉस्ट है आपके पास। इनिशियल कॉस्ट मतलब जो मशीनरी का जो परचेज प्राइस है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है नहीं, सैलवेज वैल्यू 0 है आपकी, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इनिशियल कॉस्ट आपको मालूम है कितनी दी हुई है, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 25,000। अब फॉर्मूले पुट कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने निकाल लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हमने निकाल लिया 25,000, इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपका आ गया 13.52%। अब इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको 12% रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, 12%। अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हो या उतना भी कमा रहे हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे इस समय उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न से अगर कम कमा रहे हो तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो कहता है एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट इफ AAR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मोर देन है या इक्वल है मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने यहाँ 12% दिया, हमारी उससे ज्यादा है तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उससे कम है, जैसे मान लो यहाँ 12% की जगह मैं कर दूं 15%, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न।